हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से अध्याय नंबर 1 ध्वनि। इसके हम लोग करेंगे शब्दार्थ और करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर को। इससे पहले हम इसकी व्याख्या की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ। अंत, अंत माने होता है समाप्त या फिर मृत्यु। मृदुल, मृदुल माने मीठा। पात, पात कहते हैं पत्तों को। गात, गात कहते हैं शरीर को। कर, कर कहते हैं हाथ को। निद्रित, नींद में या अनखिली। प्रत्युष, प्रातःकाल। तंद्रालस, नींद में आलस्य से भरे हुए। लालसा कहते हैं इच्छा को। नव माने माने नया। अब कर लेते हैं प्रश्न उत्तर कविता से। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है, अतः उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। वह अपने जीवन में नए कार्य करके उनकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहता है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। जैसे वह नन्ही कलियों को खिला हुआ फूल बनाना चाहता है। वह फूलों से आलस्य व निद्रा हटाकर उन्हें चुस्त व खिला खिला बनाना चाहता है। वह चाहता है कि फूल जो है वो सदैव अपनी आभा, सौंदर्य व सुषमा की छटा वातावरण में बिखेरते रहें। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है, पुष्पों की तंद्रा व आलस्य को हटाने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करना चाहता है। वह फूलों के ऊपर कोमल हाथ फेर कर उन्हें निद्रा से जगाना चाहता है। वह फूलों को चुस्त तथा प्राणवान बनाना चाहता है। वह फूलों को आभा में और पुष्पित करना चाहता है कि वो हमेशा खुले खिले खिले रहें। कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो जो वसंत ऋतु है उसको ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समस्त ऋतुओं का राजा है। अर्थात वसंत ऋतु में प्रकृति अपनी युवा अवस्था में होती है। वसंत ऋतु में मौसम भी अच्छा हो जाता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। वसंत ऋतु में पेड़ों में नए पत्तों का आगमन शुरू हो जाता है। सभी पेड़ नए नए पत्तों से लद जाते हैं। आम के पेड़ों में बोर आने लगता है। खेतों में सरसों का पीला रंग भर जाता है जो कि देखने में सोने के जैसे लगता है। इस समय कोयल भी अपने पूरे स्वरों में गाती है। इस ऋतु में सब कुछ एकदम नया नया लगता है। प्रकृति की एक अलग छवि दिखती है। बच्चों, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। इसके अलावा जो वसंत ऋतु होती है उसको और भी कई नई अन्य नामों से जाना जाता है। वसंत को मधु ऋतु, मधुमास, ऋतुओं की रानी और मधुलिका भी कहा जाता है। आपकी भाषा में वसंत ऋतु को क्या कहा जाता है, आपकी लैंग्वेज में वसंत ऋतु को किस नाम से जानते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। आपको ये बताना है कि वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। वसंत ऋतु जब होती है उस समय वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहारों का आगमन जो होता है वो वसंत ऋतु में होता है। आपको इनमें से किसी एक पर लिखना है निबंध कि आप क्या करेंगे, होली पर निबंध लिखना चाहें या फिर वसंत पंचमी पर या सरस्वती पूजा पर या महाशिवरात्रि पर। तो आप उनमें से किसी एक पर अपना निबंध लिख सकते हैं। तो पंचमी के बारे में मैंने एक अलग से ही वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने होली पर निबंध दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं होली पर निबंध। हमारे देश में जो होली का उत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार वसंत ऋतु का संदेशवाहक बनकर आता है। मानव मात्र के साथ साथ प्रकृति भी अपने रंग ढंग दिखाने में कोई कमी नहीं रखती। चारों ओर प्रकृति के रूप और सौंदर्य के दृश्य दृष्टिगत होते हैं। पुष्प वाटिका में पपीहे की तान सुनने से मन मयूर नाच कर उठता है, नृत्य कर उठता है।
आम के झुरमुट से कोयल की कुहू कुहू सुनकर तो हृदय भी झंकित हो उठता है। ऋतुराज वसंत का स्वागत बड़ी शान से संपन्न होता है। सब लोग घरों से बाहर आकर रंग गुलाल खेलते हैं और आनंद मनाते हैं। मानव मात्र के साथ साथ प्रकृति भी अपने रंग ढंग दिखाने में कोई कमी नहीं रखती। चारों ओर प्रकृति के रूप और सौंदर्य के दृश्य दृष्टिगत होते हैं। पुष्प वाटिका में पपीहे की तान सुनने से मन मयूर नाच कर उठता है, नृत्य कर उठता है। आम के झुरमुट से कोयल की कुहू कुहू सुनकर तो हृदय भी झंकित हो उठता है। ऋतुराज वसंत का स्वागत बड़ी शान से संपन्न होता है। सब लोग घरों से बाहर आकर रंग गुलाल खेलते हैं और आनंद मनाते हैं। होलिका उत्सव धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस उत्सव का आधार हिरण्यकश्यप नामक दानव राजा और उसके ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद की कथा है। कहते हैं कि राक्षस राजा बड़ा अत्याचारी था और स्वयं को भगवान मानकर प्रजा से अपनी पूजा करवाता था, किंतु उसी का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा पुत्र भी मेरा नाम जपे, किंतु वह इसके विपरीत ईश्वर का ही नाम जपता था। उसने अपने पुत्र को मरवा डालने के लिए बहुत से यत्न किए, पर असफलता ही हाथ मिली। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने इस कुकृत्य में अपने भाई का साथ देने का प्रयास किया। उसे किसी देवता ने वरदान में ऐसा वस्त्र दिया था जिसे ओढ़कर उसे आग नहीं लग सकती थी। एक दिन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता में बैठ गई, किंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। किसी कारण से वह कपड़ा ओढ़कर प्रहलाद पर जा पड़ा। फलतः होलिका तो भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। बुराई करने वाले को उसका फल मिल गया था। इसी शिक्षा को दोहराने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन खूब रंग खेला जाता है। आपस में नर नारी युवा वृद्ध गुलाल से एक दूसरे के मुख को लाल करके हंसी ठट्ठा करते हैं। ग्रामीण लोग नाच गाकर इस उल्लास भरे त्योहार को मनाते हैं। कृष्ण गोपियों की रासलीला भी होती है। धुलेंडी के बाद संध्या समय नए नए कपड़े पहनकर लोग अपने मित्रगणों से मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई आदि खिलाते हैं और अपने स्नेह संबंधों को पुनर्जीवित करते हैं। होली के शुभ अवसर पर जैन धर्म के लोग भी 8 दिन तक सिद्ध चक्र की पूजा करते हैं। यह अष्टाई का पर्व कहलाता है। ऐसे कामों से इस पर्व की पवित्रता का परिचय मिलता है। कुछ लोग इस शुभ पर्व को भी अपने कुकर्मों से गंदा बना देते हैं। कुछ लोग इस दिन रंग के स्थान पर कीचड़ आदि गंदी वस्तुएं एक दूसरे पर फेंकते हैं अथवा पक्के रंगों या तारकोल को एक दूसरे पर पोतते हैं, जिसके फलस्वरूप झगड़े भी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इस दिन भांग, मदिरा आदि नशे की वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम कभी अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे शुभ पर्व को इन बातों से अपवित्र करना मानव धर्म नहीं है। होलिका उत्सव तो हर प्राणी को स्नेह का पाठ सिखाता है। इस दिन शत्रु भी शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। इसी कारण सब उत्सवों में यदि इसे उत्सवों का राजा कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। तो इस तरह से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। बच्चों, जो ऋतु परिवर्तन होता है ना, उसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, जब ये ऋतुएं आती हैं तो इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इस ऋतु में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, जिससे प्राणी व्याकुल हो जाते हैं और प्रकृति भी मुरझा जाती है। लोगों को ठंडे पेय व खाने के पदार्थ लुभाते हैं। अमीर लोग कूलर एसी का प्रयोग करते हैं, जबकि गरीब लोग पेड़ की ठंडी छाया में ही गर्मी की तपन मिटाने का प्रयास करते हैं। सभी को सूती कपड़े पहनना अच्छा लगता है। शीत ऋतु में बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को, विशेषकर निर्धन वर्ग को, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस ऋतु में लोग गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं, गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं और धूप सबको अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में कामकाज ठप हो जाते हैं। अमीर गरीब सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अधिक वर्षा हो जाने से बाढ़ भी आ जाती है, जिससे सभी को हानि उठानी पड़ती है। बच्चे इस ऋतु का आनंद उठाते हैं, जबकि वसंत में ऋतु में अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। प्रकृति निर्मल आँच ओढ़कर अपना हर्ष प्रकट करती है। चारों ओर हरियाली व सुगंधित फूलों से आनंदमय वातावरण होता है।
मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि वसंत ऋतु जब आती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है उस समय, ना ही ज़्यादा शीत होती है। कर लेते हैं भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है, यानी हरे हरे का अर्थ क्या है? हरा रंग, हरा हरा। पुष्प पुष्प यानी फूल फूल, यानी दोनों ही बार जब ये शब्द आए हैं तो उनका एक ही अर्थ है। कविता में हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म के युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त है। पात का अर्थ होता है पत्ते। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग किया जाए का भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है, यानी जो 3 टाइम खाती थी वो 3 बेर ही खाने लगी है। यानी जिसको इतनी ज़्यादा भूख लगती थी अब वो बहुत कम खाती है। एक शब्द बेर का अर्थ 2 अर्थों में हुआ है यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ है? वाक्य में चमत्कार आ गया है। और जब वाक्य में चमत्कार होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? 3 बेर खाती है, खाती ते वे 3 बेर खाती है, तो यहाँ पर जो है वो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेर शब्द एक ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों बेर का अर्थ जो है वो अलग अलग है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों को 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। अगर हमने मन का लिख दिया, अलग अलग करके लिखा तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, और मन का एक साथ लिखा तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो यहाँ पर हमने इसका वाक्य प्रयोग दिया है। बातों बातों में हम रास्ता भटक गए। रह रह कर, आज तो रह रह कर गर्मी पड़ रही है। लाल लाल, लगातार टीवी देखने के बाद मेरी आंखें लाल लाल हो गई हैं। सुबह सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है। रातों रात, वह रातों रात गायब हो गया, या वह रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई करने के लिए टोकते रहते थे, या फिर जादूगर घड़ी घड़ी अपने कपड़े बदल रहा था। बात हुई है अलंकारों की, तो अलंकारों पर एक अलग से वीडियो मैं लेकर आऊंगी हिंदी ग्रामर में, तो आप उसका वेट करिएगा। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।